हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम पूर्णा, योर कंसेप्चुअल मेट। और आज के वीडियो में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एग्रीगेट डिमांड। हम लोग एग्रीगेट डिमांड को पूरे अच्छे से समझने वाले हैं, उसका कॉन्सेप्ट, एग्रीगेट डिमांड का स्केड्यूल, कर्व, उसके कंपोनेंट्स, एवरीथिंग। सो विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो अगर लेमेंस लैंग्वेज में हमें कोई एग्रीगेट डिमांड को डिफाइन करने को कहे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, अगर सबकी डिमांड को मिला दिया जाए तो वो हो जाता है एग्रीगेट डिमांड। क्योंकि एग्रीगेट वर्ड का मतलब होता है कंबाइंड डिमांड, मतलब कि सभी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को हम लोग ने मिला के बोल दिया एग्रीगेट डिमांड। तो ये हो गई हम लोग की इनिशियल लेवल पे जो डेफिनेशन हम लोग बोलेंगे। उसके बाद ये जो एग्रीगेट डिमांड है, इसको हम लोग दो तरीके से मेजर करते हैं। एक जो हम लोग ने 11th में पढ़ा था जनरल प्राइस लेवल के बेसिस पे, कि अगर प्राइस ज़्यादा होती है तो डिमांड कम होती है, और अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। सो ये था हम लोग का जनरल प्राइस लेवल के बेसिस पे, जो कि हम लोग ने 11th में बात किया। तो यहाँ पे जो प्राइस था और डिमांड था, उन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप था या फिर इन्वर्स रिलेशनशिप था। लेकिन जो दूसरा कॉन्सेप्ट या दूसरा वे इसको मेजर करने का, जो कि हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली अच्छे से समझने वाले हैं, वो है इनकम के बेसिस पे मेजर करना। मतलब कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगी। अगर कोई ज़्यादा कमाएगा तो वो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेगा, और अगर कोई कम कमाएगा तो वो कम गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेगा। सो ये हुआ इनकम से रिलेशन, जो कि पॉजिटिव रिलेशन होता है। मतलब अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, इनकम कम होती है तो डिमांड भी कम होती है। ठीक है। सो इन दो तरीके से हम लोग एग्रीगेट डिमांड को बेसिकली मेजर करते हैं। अब हम लोग एक एग्रीगेट डिमांड की अच्छी सी डेफिनेशन फ्रेम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो हम लोग एग्जाम में लिख सकें। सो एग्रीगेट डिमांड is the sum total of expenditure people plan to incur on purchase of goods and services produced in the economy। मतलब कि टोटल एक्सपेंडिचर जो कि लोग प्लान करते हैं करने का ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। मतलब कि इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन पे जो भी एक्सपेंडिचर लोग करने का सोचते हैं या प्लान करते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, तो वो हो जाता है हम लोग का एग्रीगेट डिमांड। ठीक है। सो एग्रीगेट डिमांड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, दैट इज व्हाट पीपल विश टू स्पेंड और प्लान टू स्पेंड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। यहाँ पे हम लोग ये नहीं इंक्लूड करते कि लोग कितना एक्चुअली स्पेंड कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ये इंक्लूड करते हैं कि व्हाट पीपल आर प्लानिंग टू स्पेंड और व्हाट पीपल विश टू स्पेंड। ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है एडी स्केड्यूल। सो एडी स्केड्यूल ये हम लोग ने यहाँ पे जो बना रखा है, यही है हम लोग का एडी स्केड्यूल। मतलब कि हम लोग ने टेबुलर फॉर्म में इनकम और एग्रीगेट डिमांड के बीच में रिलेशन बताया है कि कैसे कैसे इनकम चेंज हो रही है और इनकम के रिस्पॉन्स पे डिमांड चेंज हो रही है लोगों की। लोग कैसे कैसे अपना एक्सपेंडिचर चेंज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए। ठीक है। सो इसी को अगर हम लोग डायग्राम के फॉर्म में प्रेजेंट कर दें तो वो हम लोग का बन जाता है एडी कर्व, जो कि यहाँ पे दिखाया है। सो अगर कर्व में देखें तो हम लोग की ये है एडी की लाइन। ठीक है, एक सेकेंड, ये हम लोग की एडी वाली लाइन है। तो एडी कर्व जो है हम लोग का वो अपवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है। उसका रीज़न क्या है कि जो हमारा इनकम है और एग्रीगेट डिमांड है उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे इनकम कम होती है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड और एक्सपेंडिचर भी कम होता जाता है। सो इसीलिए जो हमारा एडी कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग है। उसके बाद हम लोग एक चीज़ देखें तो यहाँ पे एडी स्केड्यूल में जब हमारी इनकम ज़ीरो है तब भी हमारा जो एडी है वो 20 है, हमारा एक्सपेंडिचर जो है 20 है। क्योंकि भले ही हम उस टाइम पे कुछ कमा ना रहे हों, लेकिन डेफिनेटली हमें ज़िंदा रहने के लिए थोड़ा बहुत तो कुछ खर्चा करना ही पड़ता है। सो इसीलिए जब ज़ीरो इनकम है उस केस में भी थोड़ा सा एक्सपेंडिचर होता ही होता है। ठीक है। तो इसलिए ज़ीरो इनकम के करस्पॉन्डिंग भी एडी की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, क्योंकि कभी भी हम लोग बिना खर्चा किए, बिना एक्सपेंडिचर किए सर्वाइव कर ही नहीं सकते। ठीक है। सो ये हो गया हम लोग का ये वाला कॉन्सेप्ट। और ये जो एक्सपेंडिचर होता है ना, इसे हम लोग कहते हैं डिस सेविंग। क्या बोलते हैं? डिस सेविंग्स। क्योंकि ये जो एक्सपेंडिचर होता है ये या तो हमारी पुरानी इनकम से होता है कि पहले की हमारे पास कोई इनकम या सेविंग्स रखी है तो उससे मैंने एक्सपेंडिचर कर दिया, या फिर बोरोइंग से करते हैं। तो मतलब हम लोग ने कहीं से उधार लिया पैसा और उसके थ्रू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इनकम तो है नहीं। सो ये जो सिचुएशन है ये डिस सेविंग होती है। इनफैक्ट बस ये सिचुएशन डिस सेविंग नहीं होती है। डिस सेविंग जो है हमारी पूरी सिचुएशन होती है यहाँ तक की। ये देखो, ये पूरी सिचुएशन हमारी डिस सेविंग वाली है,
क्योंकि यहाँ हर जगह हमारी जो इनकम है वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से कम है, मतलब जितना हम लोग खर्चा कर रहे हैं वो ज़्यादा है हमारी इनकम के कंपैरिजन में, मतलब कि डेफिनेटली हम अपनी पुरानी सेविंग्स या फिर बोरोइंग्स के थ्रू खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, सो ये पूरा एरिया जो कहलाता है वो डिसेविंग का कहलाता है। उसके बाद हम लोग एक और चीज़ नोटिस करें तो जब हमारा इनकम बढ़ता जाता है, सो एक पॉइंट के बाद ऐसा होता है कि जो हमारा इनकम है वो हमारे एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि एक बार हमारी सारी जनरल नीड्स फुलफ़िल हो गई, उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी सेविंग्स करना शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो यहाँ पे जैसे कि हमारा जो ये 50 वाला स्टेज है, यहाँ पे हमारी इनकम तो 50 है लेकिन हम लोग यहाँ पे एक्सपेंडिचर या डिमांड 45 की ही कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो 5 रुपीज़ है वो जा रहा है हमारा सेविंग्स पे। ठीक है, सो इसलिए एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद हमारा जो इनकम है वो एडी या एई से ज़्यादा होने लगता है। सो ये था पूरा एडी स्केड्यूल के बारे में, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये वाला जो एरिया है ये होता है हमारा ये होता है हमारा डिसेविंग का, और ये जो इक्विलिब्रियम के बाद में ये वाला एरिया आता है ये एरिया होता है हमारा सेविंग्स का, जहाँ पे हमारी इनकम जो है वो हमारे एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होती है। ठीक है, सो ये था हमारा एडी स्केड्यूल और एडी कर्व के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कंपोनेंट्स के बारे में एडी के, मतलब कि एडी के कौन कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। सो एडी के कंपोनेंट्स को समझना ना बहुत ही ईजी काम है। सो इस पूरे चार्ट को देखने से पहले वो देखो जो मैं स्क्रीन पर लिख रही हूँ। सो हम लोग ने नेशनल इनकम में एक एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ी थी, और एक्सपेंडिचर मेथड में हमको याद है कि 4 कंपोनेंट्स आते थे। सबसे पहला आता था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स। ठीक है, उसके बाद आता था इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर्स, उसके बाद आता था एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, और फिर आता था हम लोग का नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, सो ये हमारे कंपोनेंट्स हुआ करते थे। अब हम लोग इन्हीं चारों को ध्यान में रख के ये पूरे चीज़ों को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ओपन इकोनॉमी क्या होती है और क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है। ओपन इकोनॉमी क्या होती है? जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है, मतलब कि जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी डील करती है, केवल अपनी कंट्री के अंदर ही गुड्स एंड सर्विसेज सर्कुलेट नहीं करती, दूसरी कंट्रीज़ में भी गुड्स एंड सर्विसेज सर्कुलेट करती है, और दूसरी कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज अपनी कंट्री में कंज्यूम भी करती है। सो वो कहलाती है हमारी ओपन इकोनॉमी। सो ओपन इकोनॉमी में ये चारों कंपोनेंट्स इंक्लूडेड होते हैं, मतलब कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी, और नेट एक्सपोर्ट्स भी। उसके बाद जो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है वो ऐसी इकोनॉमी होती है जो कि फॉरेन कंट्री से रिलेटेड नहीं होती किसी भी तरीके से, मतलब कि फॉरेन कंट्री के साथ कोई भी ट्रेड नहीं होता उस इकोनॉमी में। सो मतलब कि वहाँ पे नेट एक्सपोर्ट का कंपोनेंट तो ऐसे ही चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक्सटर्नल ट्रेड कुछ है नहीं। उसके बाद जो 3 कंपोनेंट्स बचते हैं उन तीनों को भी मिला के हम 2 कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। सबसे पहला 2 सेक्टर इकोनॉमी का कॉम्बिनेशन, और दूसरा 3 सेक्टर इकोनॉमी का कॉम्बिनेशन। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी के कॉम्बिनेशन में आता है हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर्स, और 3 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हमारे आते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर्स, एंड गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करती है। सो ये होता है हमारा पूरा कंपोनेंट्स के बारे में। अभी जो मैंने ऐसे समझाया ना, तो अभी आप रिलेट कर पा रहे होगे, और अभी आपको याद करने में भी आसानी होगी, क्योंकि हम लोग ने एक एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला अच्छे से समझा था। उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड को के साथ हम लोग ने इसको भी रिलेट कर लिया, तो ये सब कुछ आपके दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक है, सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, देन डू स्टे ट्यून फॉर मोर सच अपकमिंग कंटेंट। टिल देन, गुड बाय।